नानी की बेटी हूँ। आशा बड़ी गरीबी से मेहनत करके मधु को पढ़ाती है और एमबीए करवाती है। मधु भी पढ़ने में तेज़ रहती है और एमबीए अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। मम्मी, अब मैं कमाऊंगी और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। हाँ मेरी बेटी, मैं कब से इसी दिन के इंतज़ार में थी कि कब तू कमाने लगे और जल्दी से जल्दी मैं तेरे हाथ पीले कर दूँ। ओहो मम्मी, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। मेरा छोड़, तू अपना देख। मेरी ज़िंदगी आधी कट गई है और आधी कट जाएगी। तू शादी करके अपना घर बसा, अपनी नाती नातिन को देख लूँगी तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अब मैं तेरे लिए लड़का देखती हूँ। नहीं नहीं माँ, तुम अभी लड़का मत देखना, मुझे शादी नहीं करनी। मधु अपने कमरे में चली जाती है और आशा कहती है ये तो इसका बचपना है, मैं लड़का देखना शुरू कर देती हूँ। इधर मधु उमेश को फ़ोन करके कहती है, माँ मेरे लिए लड़का देख रही है, तुम बैठकर बस मुंह देखते रहना। कब अपने घर में बात करोगे? अरे यार जस्ट चिल, तुम कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रही हो। मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँगा। आशा कुछ दिन बाद एक लड़की वाले को घर बुला लेती है। घर पर लड़की वाले को देखकर मधु तुरंत उमेश को फ़ोन करके कहती है, जब मुझे कोई ले जाएगा ना तब तुम आना। लड़की वाले आए घर पर, मुझे ले जाएंगे, तुम बस देखते रहना। उमेश उसी वक्त मधु के घर के लिए निकल जाता है। मधु के घर पहुंचकर वो लड़की वालों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब मम्मी जी, मैं मधु से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उमेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं और लड़के वाले उसी वक्त उठकर चले जाते हैं। आशा उमेश से कहती है, कौन हो तुम और ये क्या बोले जा रहे हो? तभी मधु वहाँ आकर कहती है, माँ ये उमेश है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उमेश के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अरे पगली, तेरी खुशी के अलावा मुझे क्या चाहिए? उमेश और मधु के घर वाले आपस में बात कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। उमेश और मधु दोनों जॉब करते हैं और अपने ससुराल वालों से दूर उमेश और मधु साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है। उमेश और मधु को लगता है कि उन दोनों के पास अब सब कुछ है। एक रोज़ मधु उमेश को कहती है, मैं ना जॉब से आकर इतना थक जाती हूँ कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। लगता है खाना कहीं और से मंगवा ले। तो ठीक है ना, मंगवा लो। अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या? अभी तो दूर दूर तक तुम बच्चे का नाम भी मत लेना। खुद को तो संभाला नहीं जा रहा है, बच्चे कैसे संभालेंगे हम? अरे मैं कौन सा अभी बच्चे करने को बोल रहा हूँ। दिन बीतने लगते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज़ रात को खाते खाते मधु को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उमेश तुरंत डॉक्टर को घर बुलाता है। आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, आपके घर नया मेहमान आने वाला है, आप पेरेंट बनने वाले हैं। क्या? डॉक्टर आप फिर से चेक करो ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने प्रॉपरली चेक किया है, यू आर प्रेग्नेंट। मधु और उमेश का चेहरा उतर जाता है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई कपल बच्चे की खबर सुनकर दुखी है, वरना तो सब इस दिन का इंतज़ार करते रहते हैं। डॉक्टर चला जाता है। इधर मधु और उमेश आपस में बहस करने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो प्रोटेक्शन यूज़ किया था। हमने नहीं, तुम भी ने ठीक से प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया होगा। भुगतो अब तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती हो। भुगतो क्या? ये सब अकेले मैंने कर दिया क्या? अब कोई उपाय बताओ, नहीं तो बच्चा संभालते रहना। उमेश और मधु सोच में पड़ जाते हैं कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। थोड़ी देर बाद उमेश कहता है, तुम किसी से कुछ मत कहना, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे और अबॉर्शन की बात कर लेंगे, झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ ये ठीक कहा तुमने, अबॉर्शन हो जाए बस। अगले दिन दोनों अपना ऑफिस छोड़कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट कराना है। अरे लेकिन क्यों? ऐसा मत कीजिए, ये आपके प्यार की निशानी है। नहीं डॉक्टर, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या है, आप दोनों का फैसला है। चलिए उससे पहले कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, फिर एडमिट हो जाइएगा। उमेश और मधु को थोड़ी बहुत शांति मिलती है। डॉक्टर मधु का टेस्ट करते हैं और कहते हैं, अब तो अबॉर्शन कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ? क्यों नहीं हो सकता अबॉर्शन? क्योंकि मधु की प्रेगनेंसी को 4 महीने हो चुके हैं
और अब अगर अबॉर्शन करवाया तो मधु की जान को खतरा है। आप लोग ये रिस्क ले सकते हैं तो बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी जान से रिस्क नहीं ले सकती हूँ। अभी तो ज़िंदगी जीनी सही तरीके से शुरू की है। उमेश धीरे से मधु को कहता है। अरे यार, ये डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, करवा लो ना अबॉर्शन। तुम्हें क्या है, मरूंगी तो मैं ना, तुम्हें तो दूसरी लाने का मौका मिल जाएगा। अरे पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या है, चलो यहाँ से। मधु और उमेश वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। मधु और उमेश में आए दिन अब लड़ाई होने लगती है। एक दिन तो हद ही पार हो जाती है। मधु उमेश से कहती है, मेरा बच्चा कौन पालेगा? तुम अपनी नौकरी छोड़ देना 2 साल के लिए, फिर उसके बाद तो मैं मेड रख लूँगी। तुम पगला गई हो सच में। मैं नौकरी छोड़ दूंगा सपने में? कभी गलती से भी मत सोचना कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कभी सुना है किसी लड़के ने नौकरी छोड़ी है? अरे लड़कियां नौकरी छोड़ती है और तुम्हें भी नौकरी छोड़नी होगी, समझी? बड़ा आया, मैं नौकरी छोड़ूंगा। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी सैलरी तुमसे ज़्यादा है। 2 लाख कमाती हूँ मैं और तुम 1 लाख। जस्ट मेरे से आधी सैलरी। आधे से ज़्यादा खर्चा तो मैं खुद उठाती हूँ अपना। मेरे खर्चे उठाने की हिम्मत है क्या तुम में? तुम अब अपनी लिमिट से पार जा रही हो। अच्छा, मैं अपनी लिमिट पार कर रही हूँ या फिर तुम? हम दोनों बराबर हैं। मैं 9 महीने तुम्हारे बच्चे को अपने कोख के अंदर रखूँगी, तो उसके बाद कुछ तो तुम्हें उसके लिए करना होगा ना। नौकरी तो छोड़नी ही होगी। अरे दिमाग खराब मत करो, बच्चा अबॉर्ट करवा लो। नहीं करवाना है तो इन लफड़ों से मुझे दूर रखो। उमेश ऑफिस चला जाता है। आए दिन मधु को दर्द होता रहता, जिस कारण वो ऑफिस से 6 महीने की लीव ले लेती है। लड़ते झगड़ते इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और मधु एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म पर आशा बहुत खुश होती है। मधु, तेरी तो किस्मत चमक गई है। घर में लक्ष्मी आई है। मेरी नातिन का नामकरण मैं ही करूँगी। हाँ तो तुम्हें मनाए थोड़ी ना है। वैसे भी मैं तो परेशान हो गई हूँ इस बच्ची से। मुझसे बच्चा नहीं पाला जाएगा। माँ, कुछ दिन के लिए तुम मेरे पास रह जाओगी क्या? अरे अपनी नातिन के लिए तो कुछ भी करूँगी मैं। मुझे कौन सा अभी कुछ करना है। और तू ना मेरे बच्चे के लिए कुछ भी मत बोला कर। ठीक है माँ, नहीं बोलूँगी। आशा मधु के घर में ही रह जाती है। बच्ची का नामकरण होता है। आशा उसका नाम कृतिका रखती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और मधु वापस से अपना जॉब ज्वाइन कर लेती है। आशा पूरे घर का काम करती है और कृतिका को भी पालती है। फिर एक रोज़ मधु की सास अर्चना का फ़ोन आशा को आता है और वह आशा से कहती है, कैसी है बहन जी आप? सब सही है, आप कैसी हैं? अब मैं कैसे रहूँगी? इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक अपनी पोती का मुंह देखने को नसीब नहीं हुआ। घर वाले तो मिले ही नहीं है, लेकिन बाहर वाले 6-6 महीनों से बच्ची के पास है। आशा चुप हो जाती है। आशा चुप हो जाती है। तब अर्चना कहती है, समधन जी कुछ हुआ है क्या? आप कुछ बोल नहीं रही। अब ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, मुझे क्या है, अब कोई भी रहे, मैं कौन सा वहाँ रहती हूँ। लेकिन बेटी के घर ना ज़्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। जी, मैं समझ रही हूँ। आशा को अपनी समधन की बातें इतनी चुभ जाती है कि वो अगले दिन ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपने घर चली जाती है। अपनी माँ को घर पर ना देखकर मधु का पारा हाई हो जाता है। माँ घर छोड़कर चली गई, तुमने किया होगा कुछ। अरे मैं क्यों कुछ करने लगा? कुछ नहीं कहा मैंने। तुम चाहो तो उन्हीं से पूछ लो। अरे मैं क्या पूछूं? अब ये बताओ, कृतिका को कौन संभालेगा? तुमसे तुम्हारी नौकरी छूटने से रही। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी माँ को बुला लेता हूँ, वो कृतिका की देखभाल कर देगी। तुम्हारी माँ पर मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है। जो अपने बेटे को नहीं संभाल पाई, वो मेरी बच्ची को क्या संभाल पाएगी? मधु कृतिका को लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर मधु आशा से कहती है, माँ तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा मन भी नहीं लगता होगा। तुम कृतिका को अपने पास रखो ना, दोनों नानी और नातिन का मन लगा रहेगा। मैं तो अपनी जॉब छोड़ देती, लेकिन फिर तुम्हारा मन कैसे लगेगा ना। हाँ बेटा, तू अपनी जॉब कर, मैं नातिन को देख लूँगी। जब उसकी माँ को आराम से पाल सकती हूँ तो उसको कैसे नहीं। इधर आशा और कृतिका अपनी नई दुनिया में खुश रहते हैं। उधर मधु और उमेश वापस पहले की तरह आराम से जीने लगते हैं और अपनी अपनी नौकरी करते रहते हैं। कृतिका और आशा एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और कृतिका की उम्र स्कूल जाने लायक हो जाती है। एक रोज़ आशा मधु को फ़ोन करके कहती है, बेटा अब कृतिका का एडमिशन स्कूल में करवाना होगा। हाँ माँ, एक काम करो ना, तुम ही जाकर कृतिका का एडमिशन स्कूल में करवा देना।
अभी मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, ऑफिस का बहुत वर्कलोड है। बेटा मुझे आजकल का इतना नॉलेज भी नहीं है, एडमिशन करवाने तो तुम्हें ही जाना होगा। इतना अंग्रेज़ी मुझे नहीं आता ना। स्कूल में जाकर मैं बात करती हूँ, लेकिन एक बार थोड़ी देर के लिए ही तो आ जाना। हाँ ठीक है, कोशिश करती हूँ। आशा उसी वक्त एक बगल के स्कूल में जाती है और कुछ पता करके एडमिशन फॉर्म लेकर घर आ जाती है। फिर किसी और से फॉर्म भराकर अगले दिन कृतिका को स्कूल लेकर चली जाती है और उसी वक्त मधु को भी वहाँ आने को कह देती है। आशा और कृतिका स्कूल के बाहर खड़ी बहुत देर तक मधु का इंतज़ार करती रहती हैं, लेकिन मधु स्कूल नहीं आती। आशा मधु को फ़ोन करके कहती है, मधु अब तो स्कूल बंद होने का टाइम होने वाला है। 3 घंटे से खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो गया है। तू अभी आ रही है, बस मैं और कुछ नहीं जानती। माँ मैं नहीं आ सकती हूँ, आप जाओ ना, जाकर एडमिशन करवा लो ना, मैं प्रिंसिपल से फ़ोन पर बात कर लूँगी। कोई काम की नहीं है, अपनी बेटी के लिए तेरे पास 10 मिनट भी नहीं है क्या? नानी माँ हम अंदर चलते हैं, जब मैं और आप साथ हैं तो हमें किस बात की चिंता। ये तो सही कहा तूने मेरी रानी बिटिया। कृतिका और आशा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कृतिका का एडमिशन करवा लेते हैं और मधु फ़ोन पर प्रिंसिपल से बात कर लेती है। कृतिका अब स्कूल जाने लगती है। आशा कृतिका को स्कूल के लिए तैयार कर उसके बालों में कंघी कर उसे छोड़ कर आती है। फिर छुट्टी के समय रोज़ आशा कृतिका को स्कूल से लेने जाती है। कृतिका आशा की नातिन कम बेटी बन जाती है। एक रोज़ स्कूल से कृतिका रील्स बनाना सीख कर आती है और आशा से कहती है, नानी माँ आपको पता है इस मोबाइल से अच्छी अच्छी रील्स के वीडियो बनते हैं। ये रील्स क्या होता है बेटा? कृतिका तुरंत अपना बैग उतारती है और आशा का मोबाइल लेकर इंस्टाग्राम ऑन करके 1-2 रील्स आशा को दिखाती है। बेटा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि बस देखते रहे। हाँ नानी, हम दोनों मिलकर रील्स बनाएंगे, क्या कहती हो? अरे मुझ बुढ़ी को कौन देखना चाहेगा, और मुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है। ये लोग कितने अच्छे अच्छे रील्स बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कितना अच्छा कॉमेडी कर रहा है। मुझे तो इनमें से कुछ नहीं आता बिटिया। अरे नानी माँ ये सब तो सब कर सकते हैं, हम दोनों कुछ अलग बनाएंगे। आप देखो मैं क्या करती हूँ। कृतिका फ़ोन लेकर बैठ जाती है और फ़ोन में कुछ कुछ करने लगती है। अरे बेटा ये सब अभी छोड़, पहले तो कुछ खा ले, फिर ये सब करना। हाँ नानी माँ रुकिए तो। अरे अभी कुछ भी नहीं, तो चल उठ, कपड़े बदल और खाना खा। कृतिका कपड़े बदल कर खाना खाती है। कृतिका जब देखो रील्स देख देख कर अलग अलग तरीका सोचने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज़ जब स्कूल जाने के लिए आशा कृतिका के बाल बना रही थी, कृतिका उसका रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देती है। एक दिन में ही उसके वीडियो पर बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। कृतिका रात को आशा को रील्स दिखाती है। ये मैं हूँ। हाँ और ये मैं हूँ। अरे बहुत अच्छी लग रही हूँ ना मैं। कल से कृतिका हम ऐसे और वीडियोस बनाएंगे। हाँ नानी देखो तो कितने लोगों ने पसंद किया है, हम रोज़ बनाएंगे और लोगों में छा जाएंगे। हाँ मेरी रानी बिटिया। इधर एक रोज़ फाइनल एग्ज़ाम से पहले कृतिका के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मधु के पास एक कॉल आता है। ठीक है मैं आ जाऊंगी। मधु आशा को फ़ोन करके कहती है, माँ तुम कृतिका को स्कूल के बाहर ड्रॉप कर देना, मैं उसे वहाँ से पिक करके स्कूल के अंदर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। अगले दिन आशा और कृतिका स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी मधु का कोई अता पता नहीं होता। अच्छा हुआ आज मैं तेरे साथ यहीं रुक गई कृतिका, वरना क्या होता, तेरी माँ को तो कोई होश ही नहीं रहता। नानी आप ही मीटिंग में चलो ना, मेरी एग्ज़ाम है, वरना मुझे एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। आशा मीटिंग में जाती है और दोनों को मधु पर बहुत गुस्सा आता है। दिन बीतने लगते हैं। कृतिका के एग्ज़ाम अच्छे से हो जाते हैं और वो नई क्लास में चली जाती है। आशा और कृतिका इंस्टाग्राम पर रोज़ एक वीडियो बनाकर पोस्ट करती हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और कृतिका अब 5वीं क्लास में पहुंच जाती है। एक रोज़ आशा की तबीयत ठीक नहीं थी तो कृतिका कहती है, नानी माँ अब कोई काम नहीं करेंगे, आप आराम करो, मैं खुद ही सब काम कर दूँगी। अरे बिटिया तुम तो खुद छोटी सी हो, कैसे कर पाओगी। आशा अपने बालों में कंघी करने लगती है पर वो कंघी नहीं कर पाती।
नानी माँ, मैं हूँ ना, मैं करूँगी कंघी आपकी, लाओ मुझे दो। अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया इतनी बड़ी कब हो गई कि अब वो मेरा ख्याल रखेगी। कृतिका अब आशा के बालों में कंघी कर अच्छे से जूड़ा बना देती है और यही वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल देती है। वीडियो डालने की देरी थी कि वीडियो रातों रात चमक जाता है। वीडियो के ज़रिए अब आशा को अच्छी कमाई आने लगती है। आशा और कृतिका अब ठाठ से रहने लगते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अब आशा भी लोगों की तरह अपने घर में एसी और सारे सुख का सामान लगा लेती है। एक दिन उमेश छुट्टियों में बैठा इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था और उसकी नज़र उसी वीडियो पर पड़ती है जिसमें कृतिका आशा के बालों में कंघी कर रही थी। ये तो सासू माँ और कृतिका है। मेरी कृतिका इतनी बड़ी हो गई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके चैनल पर और मैं आज देख रहा हूँ अच्छा खासा कमा रही है सासू माँ मेरी बेटी से। उमेश उसी वक्त मधु से कहता है, मधु, बहुत दिन हो गया, हमारी कृतिका अब बड़ी हो गई है, उसे वापस ले आओ। अब तो तुम्हें उसका ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं माँ को बोल देती हूँ, कल ही चलते हैं और साथ ले आते हैं कृतिका को। ठीक है। अगले दिन मधु और उमेश आशा के घर जाते हैं। आशा उन दोनों को देखते ही कहती है, अब फुर्सत मिल गई तुझे आने की। एक ही शहर में घर होकर भी तेरे पास वक्त नहीं होता। माँ तुम जानती हो ना मुझे ऑफिस का कितना काम रहता है। कृतिका पानी और नाश्ता लेकर आती है। बेटा, हम तो घर के हैं, हमारे साथ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। कृतिका को देखकर मधु और उमेश उसे अपने गले लगा लेते हैं। माँ, मैं कृतिका को अपने साथ ले जाने आई हूँ, इसका सामान पैक कर दो। हाँ, तेरी बेटी है, कृतिका जाना चाहती है तेरे साथ तो ले जा उसे। अरे बेटा, चलोगी ना हमारे साथ? वैसे हम वैकेशन पर अब शिमला जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं नानी की बेटी हूँ और उन्हीं के साथ रहूँगी। आज तक कभी भी आप या मम्मा एक बार भी स्कूल मेरे लिए आए हो? हर जगह नानी माँ ही आती है। घंटों हम आपका इंतज़ार करते रह गए मम्मा, लेकिन आप कभी नहीं आई। मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। उमेश और कृतिका का मुंह उतर जाता है। वो दोनों उठकर उसी वक्त वहाँ से चले जाते हैं।